morning to dear 7th class student. As you know that chapter 4 review exercise is going on. In previous class we have completed up to question 1 to 13 and today class we will start the word problem of chapter 4 review exercise. So let's start. Now question number 1. A car is moving at an average speed of 42/5 km per hour. How much distance will it cover in 7 1/2 hour? अब देखो एक कार है जो मूव कर रही है, उसकी स्पीड क्या है 42/5 किलोमीटर उसकी पर आवर स्पीड है और जो टाइम है वो टाइम टेक कर रही है 7 1/2 आवर्स टाइम कर रही है. हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस. वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस. अब हमें फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. ये हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. अब देखो मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको डायरेक्टली सोल्व कर रही हूँ. डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो स्पीड क्या है हमारे पास 42/5 इज मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 7 1/2 आवर्स. ये हमारे पास टाइम गिवन है. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 200 2 जा 400. तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में 5 इज मल्टीप्लाई बाय 2 7 जा 14 14 प्लस 1 15 15/2. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. कैंसिल आउट 5 1 जा 5 5 3 जा 15 2 1 जा एंड 2 200 जा. ये हो जाएगा 200 3 जा 600 किलोमीटर इज अवर डिस्टेंस. तो हमारा डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारे पास 600 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2, Smriti spends 1/7 of her income on a rent. अब देखो 1/7 पार्ट अपनी इनकम का 1/7 पार्ट वो स्पेंड करिए रेंट पर. 1/5 ऑन ग्रोसरीज 1/5 पार्ट वो ग्रोसरीज के ऊपर स्पेंड कर रही है एंड सेव द रेस्ट इफ शी सेव ₹460. और ये उसकी हमारे पास सेविंग है जो मंथली इनकम से वो सेव कर रही है. व्हाट इज हर मंथली इनकम? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? मंथली इनकम फाइंड आउट करना है. जो हमें फाइंड आउट करना आता है ना उसी को एक्स कंसिडर कर लिया मैंने कि वो हमारे पास जो है हमें फाइंड आउट करना मंथली इनकम वो हमारी एक्स है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या है 1/7 स्पेंड करती है वो 1/7 किसका एक्स का 1/7 ऑफ एक्स वो स्पेंड करिए रेंट पर. तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आ जाएगा सी स्पेंट ऑन रेंट spent on rent is equals to 1/7 of x. तो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे. देन ग्रोसरीज पे कितना आ जाएगा तो ग्रोसरीज के लिए हम राइट करेंगे 1/5 ऑफ x. ठीक है. और सेविंग कितनी हो रही है उसकी 460. तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए राइट करते हैं यहाँ पे. तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1/7 ऑफ x प्लस 1/5 ऑफ x प्लस 460. ये उसकी सेविंग है और जो तीनों को मिला के उसके पास क्या है वो टोटल इनकम है. ये उसकी इनकम है यानी कि 1/7 तो वो स्पेंड कर रही थी अपना किस पे रेंट पे. 1/5 वो स्पेंड कर रही है ग्रोसरीज पे और 460 उसकी सेविंग है. तो इन तीनों का टोटल करें तो वो क्या है उसकी मंथली सैलरी है जो भी है उसकी मंथली इनकम है वो. तो अब हम इनका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं. तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ. इसका एलसीएम आ जाता है मेरे पास 35. 7 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा. तो इसको सोल्व करते हैं. यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 7x और इसको एज इट इज रखा है प्लस 460 को उधर ले जाते हैं माइनस करने के लिए. तो ये हो जाएगा और x को मैं इधर कर लेती हूँ. अगर इन केस में इनको इंटरचेंज कर लेती हूँ -35x इज इक्वल्स टू -460. मैंने इस तरह से राइट कर लिया है इजी करने के लिए अपनी कैलकुलेशन को. तो अब देखो 5x प्लस 7x कितना हो गया हमारे पास 12x. तो 12x माइनस 35x इज इक्वल्स टू 35 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा 460 इज मल्टीप्लाई बाय 35 माइनस. अब देखो 35 में से 12 लेस कर देते. 35 में से 12 लेस करेंगे -23 -23x इज इक्वल्स टू -460 मल्टीप्लाई बाय 35. अब देखो माइनस से माइनस में दोनों साइड कैंसिल आउट कर देती हूँ और इस 23 को यहाँ मैं डिवाइड में ले आती हूँ. तो 23 से हम इसको डिवाइड कराएंगे तो 23 बन जा 23 20 जा 460 और 20 की मल्टीप्लाई हम 35 से करेंगे तो 35 2 जा 70 और एक जीरो लगेगी तो हो जाएगा हमारे पास ₹700 उसकी मंथली इनकम है. ठीक है. तो उसकी मंथली इनकम कितनी आ गई हमारे पास ₹700 मंथली इनकम हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अब. So question number 3,
Karan reads 1/22 of a magazine on the first day and 5/9 on the second day. What part of the book is left to be read? अब देखो करण जो है 1/22 पार्ट तो रीड करता है मैगजीन का फर्स्ट डे और सेकंड डे में रीड करता है 5/9 पार्ट. अब कितना पार्ट लेफ्ट रह जाता है तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आप स्टेटमेंट यहाँ पे खुद राइट करोगे. करण रीड्स द मैगजीन ऑन द फर्स्ट डे. यहाँ पे आप राइट करोगे फर्स्ट डे पे आएगा 1/22. फिर आप कहोगे सेकंड डे पे उसने रीड किया 5/9 पार्ट. देन हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये स्टेटमेंट आप लोग खुद से राइट करोगे. ठीक है, मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चन की इक्वेशन बनाकर ही. तो अब देखो टोटल पार्ट हम कंसिडर कर लेते हैं 1 है. कंप्लीट हमारी बुक क्या हो गई है 1. माइनस करेंगे उसमें से हम क्या, इन दोनों पार्ट को ऐड कर देते हैं 1/22 प्लस 5/9. तो इस कंप्लीट में से इन दोनों को माइनस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कितना पार्ट लेफ्ट है हमारे पास. तो वो लेफ्ट निकालने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो हमारे पास इस तरह से 1 माइनस ब्रैकेट 1/22 प्लस 5/9. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो 22 और 9 का हम एलसीएम लेंगे क्योंकि 22 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 1/1 ले लेते हैं. पहले अब इनका अलग ही एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम आ जाएगा 198. 22 से हम इसको करेंगे 9 तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे 22 और 22 5 जब 110 हो जाएगा. और 198 का अब इसको का साथ एलसीएम अगर मैं ले लेती हूँ 198 माइनस अब देखो 110 और 9 कितना हो जाएगा 119 अपोन में 198. 198 में से आप 119 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 79 अपोन में 198. ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो जो टोटल पार्ट है बुक में मैगजीन में जितने भी पार्ट थे वो है हमारे पास 79 अपोन में 198. ये हमारे टोटल पेजेस है उस मैगजीन में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, वो आप लोग बुक से देखना, बहुत लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कहता है श्रवण अ प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रॉट 225 शेयर्स ऑफ कंपनी एट ₹23 1/2 शेयर. अ मंथ लेटर ही सोल्ड ₹33 3/4 अ शेयर. हाउ मच डिड श्रवण गेन ऑन द ट्रांजेक्शन. तो उसने पूरी ट्रांजेक्शन पे कितना गेन किया मैं ये बता रहा. देखो श्रवण ने बोट किए 225 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ रेट ऑफ ₹23 1/2. ये उसने परचेज किए यानी कि सीपी. तो सीपी क्या आ जाएगा हमारे पास, सीपी आ जाएगा 225 इज मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 47 अपोन में 2 आ जाएगा. तो इसकी जब मैं कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 10,575 अपॉन 2 हो जाएगा. अब 1 मंथ के लेटर के बाद उसने क्या किया है कि 33 3/4 रुपीज के रेट पे उसने सेल कर दिया है. तो एसपी क्या आ जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारे पास 225 इज मल्टीप्लाई बाय, इस पूरे के हम करते सॉल्व इसको. तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा 4 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा ये 132 और 132 में 3 से प्लस करेंगे तो 135 अपॉन में 4. तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 30,375 अपॉन 4 ये आ जाएगा. अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं सीपी और एसपी, हम इनको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं. तो देखो सीपी कितना है हमारे पास, इसकी अगर मैं डेसिमल फॉर्म राइट करूं तो डेसिमल फॉर्म आ जाएगी 5287.5. ये हमारे पास सीपी है. और एसपी जो है इसकी डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 7593.75, ये इसकी आ जाएगी. तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व करा है कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. तो इसमें क्या हुआ है गेन हुआ है. तो गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गेन होता है हमारा एसपी माइनस सीपी. तो एसपी में से आप सीपी को माइनस करो, इस एसपी में से आप सीपी को माइनस कर दोगे तो इट मीन्स इसको इस तरह से राइट करोगे 7593.75 में से आप माइनस करने जा रहे हो 5287.5 को. अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 2306.25. ये आ जाएगा आपके पास गेन, कि उसे उस पूरी ट्रांजेक्शन पे कितना गेन हुआ है. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं अभी हम.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ 22 पेयर ऑफ ट्राउजर्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड विद 54 मीटर क्लॉथ, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर। तो अब देखो आपको कहा गया है कि 22 पेयर्स बनाने हैं, आपको ट्राउजर के 22 पेयर्स बनाने हैं और क्लॉथ आपके पास है 54 मीटर। तो आप स्टेटमेंट राइट करोगे, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ट्राउजर 22 पेयर्स बने हैं, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हमें 54 मीटर गिवन है। ये दोनों स्टेटमेंट हमें गिवन है, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ ट्राउजर, की कितने क्लॉथ की, मतलब एक पेयर के लिए हमें कितना क्लॉथ चाहिए। तो वन पेयर का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 54 से हम 22 को डिवाइड करवाएंगे। तो हम इसको राइट करेंगे 54 इज डिवाइडेड बाय 22। तो अब हम इसको 2 की टेबल से करते हैं, 2 11 जा और 2 27 जा। तो आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देती हूँ तो ये आ जाएगा 11 2 जा 22 और 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमें इतने मीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी इसमें। आई होप आपको ये पांचों वर्ड प्रॉब्लम समझ आ गई है। थैंक यू। A very pleasant morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming again to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that to provide you better facility of education for the revision work, we are continuing our solid work program through our these classes. Student, so continue that series. I am going to present you today's class on the basis of chapter 8, that is the soil. We are going to revise that chapter through the whole sum of that like that summary of this chapter and few inside questions. So let's start doing it. Student, firstly we will continue from the word bank, that here it is the word bank, that all these topics, all these content, all these words are in this chapter. When you are going to study, you must know about these. The first one is weathering. Weathering देखिए स्टूडेंट क्या होते हैं, the disintegration of rocks on the earth surface due to exposure of natural forces as wind, water, frost, रूट्स ऑफ प्लांट। देखिए स्टूडेंट, वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो रॉक्स हैं, हमारे अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो सब नेचुरल फोर्सेस के कांटेक्ट में आते हैं, विंड, वाटर या फिर फ्रॉस्ट जो ठंड वगैरह पड़ती है, ओले होते हैं, रूट्स ऑफ प्लांट, इन सब के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि वो जो रॉक्स हैं दैट गोइंग टू बी ब्रेक डाउन, ओके, इट्स उसका ब्रेक डाउन होता है, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होती है। आफ्टर दैट कन्वर्जन में क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में जब वो कन्वर्ट होती है तो इससे सॉइल फॉर्म होती है। सो दैट इज द वेदरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज योर सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, अ सेक्शन दैट शोज डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल व्हेन वी कट स्ट्रेट डाउन इनटू द सॉइल। देखिए सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है स्टूडेंट, टॉप सॉइल, सब सॉइल, टॉप सॉइल, सब सॉइल, ये जितनी भी सॉइल्स होती हैं, लेयर्स जिन्हें हम, तो ये सारी जितनी भी लेयर्स होती हैं सॉइल की, सब सॉइल के साथ आपका पेरेंट रॉक भी आता है एंड प्लस में बेड रॉक भी आता है। तो ये सारी जितनी भी लेयर्स हैं, इन सारे डिस्टिंक्ट लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। जब हम एक सॉइल के सेक्शन को कट करेंगे और नीचे की तरफ ऊपर से टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमें डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगे, दैट वी कॉल द सॉइल प्रोफाइल। नेक्स्ट वर्ड इज अबाउट द सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन, क्या होता है सॉइल इरोजन, इट इज़ द ब्लोइंग और कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल। जो हमारे ज़मीन की जो फर्स्ट टॉप मोस्ट लेयर होती है उसका किसी भी तरीके से पानी के थ्रू या विंड के थ्रू बह करके जाना है वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे, वेदर इट इज़ बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर, किसी भी इन दोनों पर्पज से, इन दोनों एक्शन में से किसी भी उससे वो मिट्टी बहकर जा रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, दैट वी कॉल द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, लार्ज स्केल बहुत भारी मात्रा में पेड़ों को काटना, दैट वी कॉल द डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज योर सॉइल पॉल्यूशन। देखिए सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन द सॉइल। सॉइल में कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारे सॉइल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, नुकसानदेह हैं, उनका एडिशन होना, दैट वी कॉल द सॉइल पॉल्यूशन। एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का जस्ट अपोजिट होता है, इसमें हमें कटिंग, डिफॉरेस्टेशन में हम कटिंग करते हैं ट्रीज़ को, बट एफॉरेस्टेशन में हम प्लांटिंग करते हैं, लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन ऑर्डर टू फॉर्म अ फॉरेस्ट, एक जंगल बनाना या फिर कुछ भी प्लांटिंग करना, दैट वी कॉल द एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज योर राउंड अप। स्टूडेंट देखिए राउंड अप में हियर इट इज द समरी ऑफ होल चैप्टर। द फर्स्ट वन इज सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड इट इज यूजुअली composed of a thin layer of mineral particles and a layer of dead and decaying
प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स कॉल्ड ह्यूमस। देखिए ह्यूमस के बारे में, इट इज़ अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमस। ये सॉइल के सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल द अपर मोस्ट लेयर पर होता है, अर्थ क्रस्ट पर जिसे हम बोलते हैं। और बना किससे होता है? ये थिन लेयर होती है मिनरल्स की, पार्टिकल्स की बहुत सारे। उसमें डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स का जो, चाहे वो डेड हो गए हों या सड़ गल के कुछ भी मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म होता है, दैट वी कॉल द ह्यूमस। सॉइल कंटेन मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। सॉइल जो है हमारा वो 3 मेन पार्टिकल्स को कंटेन करता है, जिनसे हमारी सॉइल बनती है, डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स, जैसे कि लोमी, सैंडी, क्लेई, ओके, एलुवियल। तो ये जितनी भी हमारी सॉइल्स होती हैं इन तीनों के बेसिस पे बनती है। तीनों कंपोजिशन में हेल्प करते हैं। पार्टिकल्स हैं ग्रेवल, सैंड, क्ले। क्ले आपको पता है कैसी होती है, सैंड रेतीली मिट्टी होती है, ग्रेवल जो है आपके जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, लाइक दैट। दीज पार्टिकल्स डिटरमाइन द टेक्सचर एज वेल एज द टाइप ऑफ द सॉइल। ये उस सॉइल के टेक्सचर को भी डिफाइन करते हैं, प्लस में किस टाइप की वो सॉइल होगी उसको भी डिफाइन करते हैं। द नेक्स्ट वन इज योर सॉइल कंटेन्स मिनरल पार्टिकल्स। सॉइल जो है वो हमारे मिनरल पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, ह्यूमस को कंटेन करते हैं, एयर, वाटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें हमारे सॉइल में होती हैं। ह्यूमस इज फॉर्म from the dead, humus is formed from the decayed remains of dead organism। जो ह्यूमस होता है हमारी जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डिकेइंग, सड़े हुए, गले हुए जो मैटर होते हैं उनसे बनता है। द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इज कॉल्ड वेदरिंग। जो हमारा ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होना बहुत टाइम लगता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? वेदरिंग बोलते हैं। वेदरिंग यानी मौसम के थ्रू जो भी चेंजेस होते हैं। द एजेंट्स एंड फैक्टर्स दैट कॉजेज वेदरिंग ऑफ रॉक्स इंक्लूड विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस एंड लिविंग थिंग्स। एजेंट्स, वो एजेंट्स जो, या फिर वो फैक्टर जो कि वेदरिंग में हेल्प करते हैं रॉक्स को वेदर्ड करने में, तोड़ने में, फोड़ने में, इंक्लूडिंग विंड, वाटर, टेम्परेचर चेंजेस। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि वेदरिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बिना इनके भी वेदरिंग पॉसिबल नहीं है। द वर्टिकल सेक्शन दैट शोज द डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल और हॉरिजन्स। एक वर्टिकल सेक्शन जो कि हमारे सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को, हॉरिजन्स को शो करते हैं। व्हेन वी कट स्ट्रेट डाउन इनटू द सॉइल, जब हम उसको सीधे इस तरीके से सॉइल को कट करेंगे तो वो इस तरीके से, दैट वी कॉल द सॉइल प्रोफाइल। उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड हॉरिजन ए। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसे हम हॉरिजन ए बोलते हैं। एंड प्लस में इसको इट इज ऑल्सो नोन एज और कॉल्ड एज टॉप सॉइल। उसको हम टॉप सॉइल या फिर सब ए हॉरिजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट द बी हॉरिजन इज ऑल्सो नोन एज द सब सॉइल। जो बी हॉरिजन है उसे हम स्टूडेंट सब सॉइल बोलते हैं। सी हॉरिजन इज मेड अप ऑफ स्टोन्स एंड रॉक। जो हमारा सी हॉरिजन होता है उसमें बहुत सारे स्टोन्स होते हैं और रॉक्स होते हैं, ओके। बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड ह्यूमस प्रेजेंट इन इट, सॉइल कैन बी सैंडी, क्ले, लोमी। ये जो इनके प्रोपोर्शन के, इनके ऊपर मैंने अभी आपको बताया था, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ह्यूमस, इन सबकी प्रेजेंस में जो प्रोपोर्शन होता है, जो इनका क्वांटिटी होता है, जो उनके अंदर प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, उससे डिसाइड होता है कि वो सॉइल किस टाइप की है, वो सैंडी है, क्लेई है या लोमी है। क्लेई सॉइल इज रिच इन मिनरल। जो हमारी क्लेई सॉइल होती है वो मिनरल्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें फॉस्फोरस वगैरह, कैल्शियम वगैरह। इट इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट। लेकिन ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं अच्छी होती? बिकॉज जो हमारी क्लेई सॉइल होती है उसमें सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और हमारे बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर की मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में वाटर चाहिए। ये नहीं कि कितना भी पानी आप डालो तो वो सारा होल्डिंग कैपेसिटी हो जाए, उसको मतलब होल्ड कर ले। तो ये दैट इज़ द रीज़न कि गुड नहीं होती। बट पैडी क्रॉप्स वगैरह के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, बहुत ही अच्छी होती है। द सॉइल विद ए मिक्सचर ऑफ ह्यूमन सैंड एंड क्ले। वो सॉइल जिसमें ह्यूमन सैंड, क्ले होते हैं, लोमी होते हैं, मतलब उस सॉइल को हम लोमी सॉइल या फिर लोम सॉइल बोलते हैं, ओके। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे टॉप सॉइल। अब टॉप सॉइल को फिर से अभी मैंने आपको बताया था सॉइल इरोजन के बारे में कि टॉप सॉइल जो है हमारी वो किसी भी नेचुरल फोर्सेस की तरह, वाटर, विंड, ये नेचुरल फोर्सेज हैं, इनकी वजह से अगर वो हट के जा रही है, बहकर जा रही है, दैट वी कॉल द सॉइल इरोजन। उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच सॉइल इरोजन इज चेक इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम सॉइल इरोजन, कितनी मिट्टी बर्बाद हो रही है, वेस्ट हो रही है, इरोज्ड हो रही है, उसको चेकआउट कर रहे हैं, दैट वी कॉल द सॉइल कंजर्वेशन। उसमें हम सॉइल कंजर्व उसको मतलब देखते हैं, देख रेख करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है किसी चीज़ को नुकसान होने से बचाना, इट इज़ कॉल्ड द सॉइल कंजर्वेशन। एफोरेस्टेशन, टेरेस फार्मिंग, प्रिवेंटिंग ग्रेजिंग आर द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। ये सारे मेथड्स जो हैं जिनसे कि हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा पेड़ों को नहीं चरने देना चाहिए जानवरों को। टेरेस फार्मिंग, स्लोप्स बनाए जाते हैं, दैट वी कॉल द टेरेस फार्मिंग। यही आपकी हिली एरियाज में होते हैं। एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग, बहुत सारे पेड़ों को लगाना, ओके। सो वी हैव डिस्कस अवर
Hello student, today's session I will teach you subject GK. In this video I will tell you about chapter number 18. In previous video I discussed with you chapter number 17. So let's start chapter number 18. Student, chapter number 18 is world famous travel. Means जो वर्ल्ड में फेमस ट्रेवलर्स हैं, जो अदर कंट्री से जिन्होंने इंडिया में विजिट किए हैं तो उनके बारे में बता रखा है, या फिर इंडिया के जिन्होंने अदर कंट्री में जो विजिट किए. तो our first one is he was Greek historian who visited the court of Mauryan's Emperor Chandragupta. He was the author of the book called Indica. स्टूडेंट, इन्होंने जो इंडिका नाम की बुक है वो राइट की थी, और ये जो है इंडिया की इन्होंने कब जो है इंडिया में कब विजिट की थी? चंद्रगुप्ता, जो उस टाइम चंद्रगुप्त हमारे जो एम्परर थे. ठीक है, तो आंसर इज मेगास्थने. मेगास्थने इनका नेम है और ये इनकी पिक्चर गिवन है. नेक्स्ट वन इज ही वाज ए फ्रेंच फिजिशियन एंड ट्रेवलर हु lived in the 17th century. For 12 years he was the personal physician of the Mughal Emperor Aurangzeb. He was the author of book Travelers in Mughal Empire, who is mainly about the region of Dara Sikhon and Aurangzeb. इन्होंने भी एक बुक राइट की थी ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, कि इन्होंने जो विजिट की थी वो किस टाइम की थी? मुगल एम्पायर के टाइम में. और ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे और इन्होंने 12 इयर्स के थे तक क्या किया था? पर्सनल फिजिशियन ऑफ द मुगल एम्परर औरंगजेब. ओके, औरंगजेब के जो टाइम का राज्य था उस टाइम इन्होंने विजिट की थी. नेक्स्ट वन, इसका नेम है फ्रांसिस्को बर्नियर. फ्रांसिस्को बर्नियर इनका नेम है. Next one is he was the famous Australian traveler and explorer. He traveled through many countries and published the record in his journey to China. इन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की और इन्होंने अपनी बुक जो जर्नी टू चाइना है उसमें सबको डिस्क्राइब किया है, और एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री के रहने वाले थे. आंसर इज मार्को पोलो. नेक्स्ट वन इज चाइनीज बुद्धिस्ट pilgrim who visited India during the time of Chandragupta II and to collect Buddhist lies and scared literature. He stayed in India 9 years from 401 AD to 410 AD. स्टूडेंट, इनका नेम था फयान. इन्होंने 9 years तक इंडिया में रहे ये, और इन्होंने बुद्धिस्ट जो बुद्ध धर्म है उस चीज को अच्छे से एक तरह से लाइज एंड स्केर्ड किया. लिटरेचर में मीन्स एक लिटरेचर तरह एक लेक्चर तैयार किया था इन्होंने, और उस बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसके बारे में, जो बुद्धिस्ट रिलीजन था उसके बारे में. नेक्स्ट वन इज ही इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट फेमस अरब ट्रेवलर्स एंड द ऑथर ऑफ द ट्रेवल बुक रीला. The book describes his traveler covering more than 120,000 kilometers in trip to almost in all Muslim country. इन्होंने सभी जो मुस्लिम देश हैं उसमें मोस्टली में इन्होंने विजिट कर रखी थी, और इन्होंने अपनी जो ट्रैवलिंग के टाइम 120,000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर की थी. ओके, और इनकी बुक का क्या नाम था? रीला. नेक्स्ट वन, इनका नेम है आईबीएन भुट्टा. नेक्स्ट वन इज 6th नंबर पे ही वॉज द चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक हु बिकम द फेमस फॉर 17th year ट्रिप टू इंडिया फेयर. ही स्टडी विद मैनी बुद्धिस्ट मास्टर्स इन नालंदा यूनिवर्सिटी. व्हेन ही रिटर्न टू चाइना ही टुक बैक मैनी संस्कृत टेक्स्ट एंड ट्रांसलेटेड देम. इन्होंने जो संस्कृत भाषा है उसका अध्ययन किया, और 17 मीन्स 17 साल तक जो भारत देश है उसमें ये रहे हैं, और इन्होंने बुद्धिस्ट मास्टर एट नालंदा यूनिवर्सिटी वहाँ से इन्होंने संस्कृत जो है सीखी थी, और उनको जो टेक्स्ट मिला था उसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया था, जैसे संस्कृत भाषा को समझने की कोशिश की. तो आंसर इज ह्यूएन टीसेंग. इनका नेम है ह्यूएन टीसेंग. ओके, तो स्टूडेंट ये सभी वर्ल्ड के फेमस ट्रैवलर जिन्होंने इंडिया में ट्रैवल की थी और
काफी काफी साल तक इंडिया में ये रहे थे और इंडिया में जो संस्कृति है उसका अध्ययन भी किया था इन्होंने। ओके, तो स्टूडेंट आपको इनका एग्जाम के लिए लर्न करना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हम कर रहे हैं पार्ट 9 क्लास 7 का पर्यावरण की सुरक्षा। तो चैप्टर कल हमने पढ़ लिया था कि इसमें पर्यावरण को एक शिक्षक के रूप में बताया है कि हमें प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा हमारी प्रकृति है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो आज है इसके प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है आपका, सही उच्चारण कीजिए। पर्यावरण, नर्म, अज्ञान, भीषण, तुल्य, रुष्ट, उद्देश्य, सुख सुविधा। पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण किसके समान है? तो पर्यावरण किसके समान है? तो पाठ के शुरू में ही बताया है कि पर्यावरण को क्या माना है? एक शिक्षक। तो पर्यावरण एक शिक्षक के समान है। पर्यावरण की तुलना है वो किससे की गई है? पर्यावरण की तुलना स्वर्ग से की गई है कि पर्यावरण स्वर्ग तुल्य है। तो पर्यावरण की तुलना की गई है स्वर्ग से। विज्ञान हमें सुख सुविधाओं के साथ और क्या देता है? विज्ञान हमें सुख सुविधाओं के साथ में भयंकर संकट भी प्रदान करता है कि विज्ञान हमें सुख सुविधाएं तो देता है, उसके साथ साथ में भयंकर संकट भी देता है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाने से सबसे ज़्यादा खतरा किसे होता है? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाने से सबसे ज़्यादा खतरा है वो मनुष्य को होता है। पर्यावरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए। तो पर्यावरण पर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे, यानी पर्यावरण पर एक निबंध आप लिख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य को होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिष्य को कैसा होना चाहिए? नर। पर्यावरण से पूरा लाभ उठाने हेतु किसका बनाए रखना अनिवार्य है? पर्यावरण से पूरा लाभ उठाने हेतु हमें पर्यावरण से संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विज्ञान लाभदायी सिद्ध होने के साथ साथ पहुंचाता है हानि, कि विज्ञान लाभदायी तो है ही लेकिन इसके साथ साथ में ये हमें हानि भी पहुंचाता है। कवित्री ने पर्यावरण को माना है, कवित्री ने पर्यावरण को स्वर्ग के तुल्य माना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, कवित्री पर्यावरण को क्या मानने का अनुरोध करती है? कवित्री है वो पर्यावरण को क्या मानने का अनुरोध कर रही है? तो कवित्री पर्यावरण को शिक्षक मानने का अनुरोध कर रही है। शिक्षा प्राप्ति हेतु किस गुण की आवश्यकता है? शिक्षा प्राप्ति हेतु नर्म होने की आवश्यकता है कि हमें कौन सा गुण होना चाहिए? कि हम नर्म हों। अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ने देना चाहिए, कि हमें अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ने देना चाहिए, कि हमें अपनी सुख सुविधा के लिए किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। विज्ञान के प्रयोग के कितने पहलू हैं? विज्ञान है उसके प्रयोग के 2 पहलू हैं, एक तो है सकारात्मक और एक हो गया आपका नकारात्मक। पर्यावरण के प्रति हमारा क्या उद्देश्य है? तो पर्यावरण के प्रति हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण का संतुलन कभी ना बिगड़े टूटे, कि जो पर्यावरण है उसका संतुलन कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, पर्यावरण का संतुलन कभी भी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए कि पर्यावरण है उसका संतुलन कभी ना बिगड़े। पर्यावरण असंतुलन से क्या हो सकता है? कि अगर पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाए तो क्या होगा? पर्यावरण असंतुलन से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, कि पर्यावरण के असंतुलित होने से हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, वातावरण से लाभ उठाने हेतु क्या मानना अनिवार्य है? कि जो वातावरण यानी कि पर्यावरण है उसे लाभ उठाने हेतु क्या मानना आवश्यक है? तो वातावरण से लाभ उठाने हेतु हमें उसे शिक्षक मानना अनिवार्य है, कि अगर हम पर्यावरण से लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसे शिक्षक मानना होगा। विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या है? विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या है? विज्ञान का सामान्य अर्थ होता है विशेष ज्ञान। विज्ञान का सामान्य अर्थ क्या है? विशेष ज्ञान। वि मतलब विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान। विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग क्या प्रदान करता है? जो विज्ञान का हमने कही थे 2 पहलू हैं विज्ञान के, एक तो सकारात्मक जो हमें सुख सुविधाएं प्रदान करता है और दूसरा है नकारात्मक। तो विज्ञान का जो नकारात्मक प्रभाव है वो हमें क्या प्रदान करता है? विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग है वो भयंकर विपदाएं यानी कि संकट प्रदान करता है। जो नकारात्मक प्रयोग है वो भयंकर विपदाएं प्रदान करता है। पर्यावरण का संतुलन कब बिगड़ता है? पर्यावरण है उसका संतुलन कब बिगड़ता है? जब मनुष्य प्रकृति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है
तथा तब पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। कि जब मनुष्य है वो प्रकृति को बहुत अधिक अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाने लग जाता है, तभी पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। कवित्री किससे रुष्ट हो जाने की बात कर रही है? कवित्री है वो किसके रुष्ट हो जाने की बात कर रही है? यहाँ पर कवि लिखा हुआ है तो इस पाठ की लेखिका है, तो कवित्री है वो किसके रुष्ट हो जाने की बात कर रही है? कवित्री पर्यावरण के रुष्ट हो जाने की बात कर रही है। किसके रुष्ट हो जाने की बात कर रही है? पर्यावरण की। आगे आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो दीर्घ में पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु क्या आवश्यक है? कि पर्यावरण को हम किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर आएगा, पर्यावरण को स्वस्थ रखने हेतु सबसे आवश्यक है सबसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना। कि सबसे अधिक जो जरूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, उसका संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना। दूसरा है इसका, शहरों और गांवों में वाहनों का प्रयोग कम से कम हो। कि जो शहर है या गांव हो उनमें जो वाहन हैं, क्योंकि उनसे बहुत अधिक धुआं निकलता है जो वायु प्रदूषित करता है, तो इसलिए दूसरा है कि जो चाहे शहर हो चाहे गांव, उसमें वाहनों का प्रयोग कम से कम हो। तीसरा, अंधाधुंध जंगलों की कटाई से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, अतः इसे बचाव करना। और तीसरा है कि जो जंगलों की कटाई की जा रही है, मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जो जंगलों को काट रहा है, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, अतः इसे बचाना। यानी कि जो जंगलों की कटाई हो रही है उसे भी रोकना। चौथा है, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए तथा नदियों व तालाबों को पानी साफ रखना। चौथा है कि हमें नदी का पानी है वो भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पीने का पानी है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जो नदियों और तालाबों में जो पानी भरा हुआ है उसे भी हमें साफ रखना चाहिए। पांचवा, पॉलीथीन से प्रदूषण फैलता है, अतः पॉलीथीन का प्रयोग न करते हुए पेपर व कपड़े की थैली का प्रयोग करना। कि हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है और इसकी जगह हम कपड़े की या पेपर की थैली का प्रयोग करें। तो सबसे ज़रूरी है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें सबसे अधिक पेड़ लगाना और पेड़ों को काटने से रोकना। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण के असंतुलन होने पर क्या हो सकता है? कि पर्यावरण अगर असंतुलित हो जाएगा तो उससे क्या हो सकता है? तो उत्तर है, पर्यावरण के असंतुलित होने पर अनेक दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। कि पर्यावरण है अगर उसका असंतुलन बिगड़ जाएगा, वो असंतुलित हो जाएगा, तो उसके बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं। और कुछ दुष्परिणाम है जो हमारे सामने अभी से आने लगे हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन परत में छिद्र, बाढ़, भूकंप, अम्ल वर्षा, नदियों का सूखना, फसल चक्र का प्रभावित होना तथा ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हैं कि कुछ दुष्परिणाम हैं जो पर्यावरण असंतुलित हो रहा है उसके कारण ये दुष्परिणाम हैं, ये सामने आ भी चुके हैं, जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन परत में छिद्र होना, बाढ़, भूकंप, अम्ल वर्षा, नदियों का सूखना, फसल चक्र का प्रभावित होना, ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और मानव जीवन के कदम है विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कि वो विनाश की ओर उसके कदम बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अगर पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। अगर अब भी हमने पर्यावरण को बचाने का प्रयास नहीं किया तो मानव है उसका अस्तित्व है वो खतरे में पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग क्या प्रदान करता है? तो उत्तर है, विज्ञान का नकारात्मक प्रयोग है वो भयंकर विपदाएं अर्थात संकट प्रदान करता है। कि विज्ञान के दो पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जहां सकारात्मक पहलू है वो हमें अनेक सुख सुविधाएं प्रदान करता है, वहीं जो इसका नकारात्मक पहलू है वो हमें भयंकर विपदाएं प्रदान करता है अर्थात संकट प्रदान करता है। और विज्ञान ने ऐसी विनाशकारी शक्तियों को जन्म दे दिया है जिसके पल भर में ही दुनिया समाप्त हो सकती है। कि विज्ञान ने ऐसी विनाशकारी शक्तियों को जन्म दिया है, यानी विज्ञान ने ऐसे आविष्कार किए हैं जिनसे पल भर में ही सारी दुनिया है वो समाप्त हो सकती है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, 9 चैप्टर। कल करेंगे हम इसके शब्द भंडार। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we have completed our 17th chapter of geography, humidity and rainfall. Today we start our new chapter number 18, fresh water, fresh and saline.
कि पानी दो प्रकार का होता है, एक फ्रेश वाटर होता है, एक सैलाइन वाटर होता है, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आवर फोकसिंग पॉइंट आर ओशियंस, सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस। सो लेट वी कंटिन्यू आवर क्लास। अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, कि अर्थ का जो 71% है, मान लो अर्थ अपनी 100% है तो उसके ऊपर 71% क्या है, कवर्ड विद वाटर है ये, और 29% लैंड है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, सीज, लेक्स, रिवर्स एट्सेट्रा। और ये किस किस तरीके से हमें मिलता है, ओशियंस के रूप में, सीज के रूप में, लेक के रूप में, रिवर्स के रूप में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर 2 टाइप्स ऑफ वाटर है। फर्स्ट देयर आर सैलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। 2 तरीके का वाटर कौन सा है, एक सैलाइन वाटर है, एक फ्रेश वाटर है। सैलाइन वाटर वो होता है जिसमें लवणता होती है, जिसमें खारापन होता है, जैसे समुद्रों का पानी। फ्रेश वाटर वो होता है जिसके अंदर खारापन नहीं होता, जैसे कि हम पीने का पानी जो यूज़ करते हैं वो फ्रेश वाटर होता है, बारिश का पानी भी फ्रेश वाटर होता है। सैलाइन वाटर फॉर्म्स अबाउट 97.3 ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। सैलाइन वाटर जो है वो 97.3% है टोटल वाटर जो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। अर्थ के ऊपर टोटल कितना 71% अवेलेबल है, और इसका 97.3% सैलाइन वाटर है। इट इज़ प्रेजेंट इन ओशियन, सीज, बेज एंड गल्फ्स, कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है, ये ओशियंस में है, सीज में है, बेज में है और गल्फ्स में है। It contain a large amount of dissolved salt and hence it is unfit for human consumption। और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा लवणता होती है, और ये मानव के लिए कंजप्शन करने के, मानव के पीने योग्य ये नहीं होता। फ्रेश वाटर मेक्स अप अबाउट ओनली 2.7% ऑफ द टोटल वाटर प्रेजेंट। अर्थ के ऊपर जो फ्रेश वाटर है वो 2.7% है। इट वॉज फाउंड इन रिवर्स, फ्रेश वाटर लेक, इन अंडरग्राउंड सोर्सेज लाइक एक्वीफायर्स, कि ये कहाँ पे मिलता है, हमें रिवर्स में मिलता है, फ्रेश वाटर लेक्स में मिलता है, और अंडरग्राउंड सोर्सेज में मिलता है, जैसे एक्वीफायर्स, जैसे कि जो अंदर से पानी निकलता है ना, या हम समरसीबल के द्वारा पानी निकालते हैं तो उनसे। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर एज वाटर वेपर एंड इन द आइस कैप्स, और ये ऑल्सो प्रेजेंट होता है वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में और आइस कैप्स में, मतलब आइस के रूप में। सिंस फ्रेश वाटर हैज़ वेरी लिटिल सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट, और फ्रेश वाटर के अंदर बहुत ही कम नमक की मात्रा होती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ मास्ट मल्टीमेट ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, और ये ज़रूरी भी है ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए। Of the total fresh water, only 0.3% is available for human consumptions, as most of it is stored in ice caps or as underground water। कि जो टोटल फ्रेश वाटर है, टोटल फ्रेश वाटर मतलब 2.7% जो वाटर है अवेलेबल है फ्रेश वाटर, उसका सिर्फ 0.3% ही मानव उपयोग के लिए मिलता है हमें। बाकी पानी कहाँ पे, आइस कैप्स में, आइस के रूप में जमा हुआ है, हिमटोपियों के रूप में और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में। अब है ओशियंस। देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ। वैसे तो मेजरली 4 हैं, लेकिन हम 5 ओशियंस भी पढ़ते हैं। दे आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। ठीक है बेटा, वैसे मेजर ओशियन अगर आपसे पूछे तो 4 हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशियन। अंटार्कटिका ओशियन 5 में मेंशन होता है, लेकिन 4 मेजर तो यही है। फर्स्ट है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ऑफ द 5 ओशियंस। इट टोटल एरिया कैन बी गेज्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल द कॉन्टिनेंट वुड फिट इनटू इट, कि पैसिफिक ओशियन इन 5 ओशियंस में से सबसे बड़ा है, और इसका टोटल एरिया कितना है कि सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना इसके अंदर समा सकते हैं। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस ओशियन, और जो अर्थ का सबसे गहरा पॉइंट है वो भी इसी ओशियन के अंदर है। द मैरियाना ट्रेंच lies off the coast of the Philippines and it has a depth of about 11,000 meter below the sea level। कि जो मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना खाई है, वो है फिलीपींस के
फिलीपाइंस जो है उसके तट पे है और इसकी जो डेप्थ है वो 11,000 मीटर है। यहाँ पे किलोमीटर नहीं है बेटा, 11 किलोमीटर है, 11,000 मीटर है सी लेवल से। ठीक है, तो ये सबसे गहरी ट्रेंच है मैरियाना ट्रेंच। ये देखिए मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ जो वर्ल्ड का मैप है, और इस मैप के अंदर आप देख सकते हो अपने सारे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है। ये एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये तो अपने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इसके बाद जो ओशियंस है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये फिर से पैसिफिक ओशियन है, ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, और ये यहाँ पे सदर्न ओशियन है जिसको अंटार्कटिका ओशियन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने 5 ओशियंस हैं। अब हम पढ़ते हैं अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन इज सिचुएटेड बिटवीन 4 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कि जो अटलांटिक ओशियन है वो 4 मेजर कॉन्टिनेंट के बीच में बसा हुआ है। फर्स्ट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड अफ्रीका एंड यूरोप ऑन द ईस्टर्न साइड। कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका इसके वेस्टर्न साइड में बसे हुए हैं और अफ्रीका और यूरोप इसके ईस्टर्न साइड में बसे हुए हैं। इट्स पोजिशन मेक इट ए वेरी बिजी ओशियन एज मैनी शिपिंग रूट्स पासिस थ्रू इट। और इसको बहुत बिजी ओशियन के रूप में माना जाता है क्योंकि बहुत सारी जो शिप्स हैं जो चलती हैं इसके अंदर। द अटलांटिक ओशियन रिजेंबल्स द लेटर एस एंड द प्रेजेंस ऑफ मिड अटलांटिक रिज ऑन इट्स फ्लोर मेक इट यूनिक। और ये जो है वो एस लेटर के रूप में माना जाता है, और जो इसके अंदर मिड अटलांटिक रिज है ना वो इसके फ्लोर को यूनिक बनाती है। ये देखिए बेटा, ये आपका मैप है, तो इसके अंदर जो अटलांटिक ओशियन की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अटलांटिक ओशियन है। आप इसको देख सकते हो, ये एस के रूप में है, इसको एस के रूप में ये बना हुआ है। ठीक है, और अभी जो मैंने आपको बताया था कि इसके वेस्ट में तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और इसके ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका है। ठीक है, अब हम इंडियन ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपना इंडियन ओशियन है, इधर अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर एशिया है, और ये अपना इंडिया है। इंडिया के नाम पे ही इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा है। तो द इंडियन ओशियन इज ओनली ओशियन विच इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। कि इंडियन ओशियन एक ऐसा एकमात्र ओशियन है जिसका नाम कंट्री के ऊपर पड़ा है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट ओशियन एंड इट बॉर्डेड इन द नॉर्थ बाय द, कि ये 3रा लार्जेस्ट ओशियन है और ये नॉर्थ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट से गिरा हुआ है, इन वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि मैंने आपको अभी मैप में दिखाया था, ये आप देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है और इसके वेस्ट में अफ्रीका है। ठीक है, द डीपेस्ट पॉइंट इज द सुंदरा ट्रेंच 7400 मीटर, और जो डीपेस्ट पॉइंट है इसका सुंदरा ट्रेंच वो 7400 मीटर है। इट इज़ ऑल्सो द वार्मेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, और ये एक गर्म ओशियन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज आर्कटिक ओशियन, द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। आर्कटिक ओशियन स्प्रेड अराउंड द नॉर्थ पोल, कि ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है और ये आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल के वहाँ पे फैला हुआ है। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका लाई इन इट्स साउथ। इसके साउथ में कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका। इट रिमेन्स फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर बट द आइस मेल्ट्स ड्यूरिंग समर एंड फॉर्म्स आइसबर्ग विच आर लार्ज चंक्स ऑफ आइस। कि ये सर्दियों के टाइम में जम जाता है लेकिन ये गर्मियों के अंदर मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट भी किस रूप में होता है कि आइस के बड़े बड़े टुकड़े, आइसबर्ग्स, मतलब एक बहुत बड़ी बड़ी जो ऐसा लगता है जैसे कोई लैंड उसके ऊपर तैर रही हो। ठीक है, तो आइस के बड़े बड़े टुकड़े यहाँ पे तैरते रहते हैं। तो बेटा मैंने आपको ये देखो, अभी हमने पढ़े क्या थे कि 5 मेजर ओशियन है, लेकिन 5 ओशियन से, लेकिन 4 मेजर ओशियन बताए थे ना मैंने आपको। तो हमने यहाँ पे जो डिटेल में पढ़ा है वो 4 मेजर ओशियंस के बारे में ही पढ़ा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। वी रीड द रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। This
is for class 7. Students, as you all know, we are doing letters. In previous video we started about it, and letter is of two types, informal and formal. First, in previous video we discussed about the informal letters, which is related to our relatives, parents and any known friends. Now today I will start with the formal letters. I will tell you the format of formal letters. And formal letter is writing for the professionals, means for the job application, for your application which is given to your principals or your class teachers for taking leaves and all. Now let's start. I will tell you the format first of all of formal letters. Now let's start how you are going to write it down the formal letters. First of all, write it down the sender's address. Sender's address is what? Sender's address यानी कि आपको खुद का एड्रेस लिखना है, जो लेटर सेंड कर रहा है वो अपना यहाँ पे एड्रेस लिखेगा. If in the question the address is not given, you can write it down your own address. Next, you will write it down here date. Then रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस में आपको क्या लिखना है? रिसीवर्स एड्रेस में आपको वो एड्रेस लिखना है जो इसको रिसीव करेगा. जो लेटर आप लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं? प्रिंसिपल, डायरेक्टर, क्लास टीचर, टू द एडिटर, जिसके लिए भी लिख रहे हैं आप उसके लिए ये लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन द सैल्यूटेशन. Salutation you are going to write it down, and salutation is what you are writing, respected sir or ma'am, because in the salutation you are using respected word, and respected word is used for giving respect to the sir or ma'am in the formal letters, because you are using this letter for the professional use. After this you are going to write it down body. In the content of body you explain your you are writing your own words, which the problem you are facing and what you want, you need a holiday or what. After this you will write it down your subscription. In subscription you are writing yours obediently. Write it down subscription. Subscription में आप क्या लिखेंगे? yours truly, obediently. इस तरीके से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं which is used in professionals. And write it down at the end. You will write it down your name, who is writing this letter. Okay students, this is the format of formal letters. Now I want to tell you the format of application also, because application which is written for the class purpose or for the school purpose is different from the formal letter format. So I want to tell you the application format also, how you are going to write it down the application in your notebook and the format of application. Now let's start with the application. Now format of application. In your this application format you will write it down the name of the school, for which school you are writing this application. School name, as our school name is MLP International School Rajpura, you can write it down like this. Then date. Students, please note that we are not writing the application with to the principal. हम लोग अब to the principal वाला format खत्म हो चुका है. We are not writing the application like this. Okay, in the first line you are writing only the principal. If you want to write the principal, then name of the school, school name, date, subject. In subject you will write it down only one line, which purpose you are writing this application. Then respected sir or ma'am, किसके लिए लिख रहे हैं आप? सर के लिए या फिर मैम के लिए. Then you are going to start your content from the next line.
In the content you will writing about the your name and your class, from which class and you are taking. After this you are writing yours sincerely. At the end you will write it down, your name, roll number and the class, which is most important in this application. Okay students, just make sure that application और formal letter में थोड़ा सा different है, थोड़ा सा उसमें हम subject put नहीं करते, इसमें हम subject लिखते हैं. Okay students, school name लिखते हैं. Like this you are going to write it down your application, and I want to give you on the basis of application you will write it down one application as your homework. I want to give you. Now I want to give you a question which is based on your application. Write an application. This is your homework, you have to write it down. So write it with me only. Write an application for, write an application to your principal, for not attending extra classes which are going on after school timing. In this sentence, in this question you are writing application for not attending your class. Give a solid reason if you are not attending your extra class. How you are going to write it down? First of all, write it down, the principal. After this, MLP International School, your school name, International School, Rajpura, then date. Like this you are going to write it down your application. After this, writing down the subject. और subject में आप क्या लिखेंगे? Subject में आप लिखेंगे कि application for not attending extra class. Okay. After this, respected sir. Then in content you will write it down your own reason why you are not attending your extra class, which are held after the school timing, and give a reason, solid reason, so that we will accept your application for not attending. Okay students, now I will give you this homework. You have to write it down, this application on your own. This is your homework. Thank you everyone. I hope you understand the format of formal letters and application. Hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer. Here I tell you some basic questions that generally ask in your S7 exam. So let's start our basic questions. That is the revision for your S7 exam. You have to learn all that questions. Okay. Student, in previous video I discussed about how to make new folder and how to change the desktop like that. Okay. And some concept of memory. So our today's topic is shortcut keys. Our first is Ctrl+A. Ctrl+A किस लिए यूज होता है? सेलेक्ट करने के लिए सारे मैटर को, जो टेक्स्ट आपने डेस्कटॉप पे राइट किया है उसको सेलेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट वन इज Ctrl+B, बोल्ड. आपके टेक्स्ट को आपको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए बोल्ड करते हैं उसको, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं Ctrl+B. बट ऑन स्क्रीन below the menu bar, B is the button that you can directly press by selecting the matter. तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज Ctrl+C.
ये किसके लिए यूज होता है? कॉपी के लिए। कंट्रोल प्लस डी डिलीट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, कोई भी टेक्स्ट उसको सेंटर में सेट करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस एफ, कोई भी टेक्स्ट है उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर लेटर को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस जी गो टू, एक पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जाने के लिए गो टू का यूज करते हैं। एंड कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस, कोई भी टेक्स्ट आपने बाय मिस्टेक रॉन्ग राइट कर दिया है और वो टेक्स्ट उस पैराग्राफ में काफी टाइम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो कंप्यूटर है उसकी स्पेलिंग COMPUTER कर दिया है, तो आप चाहते हो कि ये जो मिस्टेक है ये करेक्ट हो जाए और सब जगह हो जाए, तो आप उस लेटर को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी जगह जो करेक्ट वन है उसको राइट करेंगे, देन रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे, तो सारे में स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस आई, जो टेक्स्ट होता है उसको स्लैंटिंग मीन्स टेढ़ा दिखने के लिए हम कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं इटैलिक के लिए। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, जस्टिफाई का यूज स्टूडेंट तब होता है जब हमने कोई टेक्स्ट टाइप किया है उसमें लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम में उसका सेम गैप हो, सभी लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे मीन्स प्रॉपर दिखे वो टेक्स्ट, तो हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ए हाइपरलिंक, टू शीट्स को या टू पेजेस को कंबाइन लिंक करने के लिए हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट को लेफ्ट में सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल यूज करेंगे और राइट में करने के लिए कंट्रोल प्लस आर। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एम, एम क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट, जो आपने टेक्स्ट राइट किया हुआ है उसके साइज को डायरेक्टली इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कंट्रोल प्लस एम क्या होता है? इंक्रीज इंडेंट, एंड कंट्रोल प्लस क्यू होता है डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन होता है न्यू फाइल के लिए। अगर स्टूडेंट आपने कोई फाइल न्यू ओपन करनी है तो कंट्रोल प्लस एन यूज करेंगे, बट अगर आपने फाइल को ऑलरेडी सेव किया हुआ है और फिर इसको रीओपन करना है तो आप कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे। ओके, तो आपका एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए न्यू फाइल है तो एन करना है, अदरवाइज ओ ओपन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस पी टू प्रिंटिंग एनी फाइल। कंट्रोल प्लस क्यू, अभी मैंने आपको रिसेंटली टेल किया था कि डिक्रीज इंडेंट क्या होता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट। नेक्स्ट वन इज जो टेक्स्ट होता है उसको राइट में शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एस, इफ यू मेड ए फाइल इन एनी एप्लीकेशन यू कैन सेव कंट्रोल प्लस एस डायरेक्टली। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस टी टैब, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, एंड कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज टू करंटली ओपन विंडो, जो एप्लीकेशन ओपन है उसको डायरेक्टली क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे। स्टूडेंट पेस्ट होता है कोई डाटा आपने कॉपी किया है उसको दोबारा से प्रिंट करने के लिए पेस्ट का यूज करते हैं उसी पेज पे अदर पेजेस पे। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एक्स, कोई भी मैटर आपने राइट कर दिया उसको कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे। वाई दोबारा से उसको उसी फॉर्म में लाने के लिए रीडू यूज करेंगे। एंड अनडू, अगर आपने कट किया है तो दोबारा से उसको वापस लाने के लिए। वन अनडू और रीडू एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये जो शॉर्टकट की है अच्छे से लर्न करनी है एग्जाम के लिए, और ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जा सकती है आपसे, एमसीक्यू में भी, तो इसके जो प्रॉपर आंसर है वो प्रॉपरली लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेस्कटॉप। होम स्क्रीन या फर्स्ट स्क्रीन होती है कंप्यूटर की उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। ओके, स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आप इनको ये सब कुछ रिवाइज करना है।